नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेड में मैथ को पढ़ने वाले हैं। मैथ के सवाल लगाने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 2 गुना है, जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 3 गुना है, तो संख्या क्या होगी। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों 4 प्लेस होंगे यहाँ पे 4 अंकों की संख्या में, जिसमें कहा गया है 100वें स्थान पर, तो इकाई यहाँ से शुरू होगा, इकाई दहाई ये यहाँ पर सैकड़ा आएगा, तो सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कहा गया है कि दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से 2 गुना है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों 2 मान लें तो यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा, जबकि 1000वें स्थान पर इकाई के स्थान पर के अंक से 3 गुना है। तो अगर यहाँ पर इकाई का अंक 2 है तो यहाँ पर 3 गुना यानी यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये दोस्तों दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दोस्तों दिया हुआ है, सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, एक 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। 2 अंकों वाली संख्या अगर दोस्तों 10x प्लस y है और इनको अगर पलटा जाए तो दोस्तों ये हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगा। अब दोस्तों कहा गया है इनको जोड़ने पर 88 आता है, यानी 10x प्लस y, और इनको जब जोड़ा जाता है तो ये हो जाता है 10y प्लस x। इनको जब दोस्तों जोड़ा जाता है तो ये 88 आ जाता है। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 88। तो यहाँ से दोस्तों x प्लस y 8 हो जाएगा, x प्लस y बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों x प्लस वाई 8 हो रहा है, तो दोनों को जोड़ने पर 8 हो रहा है, तो ऐसे कितने बन सकते हैं। तो यहाँ पर x में अगर 5 रखा जाए और यहाँ पे 3 रखा जाए तो ये दोस्तों 8 बनता है। इसी तरह से 6 प्लस 2 8 होता है, 7 और 1 ये भी दोस्तों 8 होता है, और 8 प्लस 0 ये भी दोस्तों 8 होता है। तो संभावित मानों की अगर बात की जाए तो 4 तरह से ऐसे मान आ सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, वह संख्या जिसमें 88 और 160 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा, निम्न में से कौन सी है, आपको बताना है। अब आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों भाजक बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उस प्रकार दोस्तों हो जाएगा 88 बराबर इस प्रकार हो जाएगा, ये 88 हमारा भाजक है, तो भाज्य हमारा मान लेते हैं P1 और इसको Q1 अगर मान लें भागफल को, प्लस शेषफल हमारा 3 बच रहा है। 3 इधर लाएंगे तो 88 माइनस 3 बराबर P1 इंटू Q1। अब दोस्तों 160 के लिए अगर हम करते हैं तो ये दोस्तों हो जाएगा P2 इंटू Q2। इसमें दोस्तों यहाँ पर 7 शेषफल बच रहा है, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 7 बराबर P2 इंटू Q2। तो यहाँ पर दोस्तों 153 हो जाएगा। हाँ दोस्तों हमारा 153 आता है, पहले में हमारा यहाँ पर 85 आया था। तो पहले वाले में हमारा 85 आया है और दूसरे वाले में हमारा 153 आया है। तो इनको दोस्तों केवल 17 एक ऐसी संख्या है जिससे भाग देने पर ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो इस प्रकार दोस्तों सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं।
अब ये दोस्तों गुणनखंड से आया हुआ सवाल है, बॉडमास का इस्तेमाल करें, बॉडमास नियम का आप इस्तेमाल करें और इसको स्वयं लगाएं। इसमें सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों हम अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों हमारा सवाल है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी। इसको दोस्तों जो अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे तो इसमें दोस्तों हो जाएगा, पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 9.990। उसके बाद दोस्तों आ जाएगी 9.909। उसके बाद दोस्तों आएगी 9.099 और उसके बाद आएगी 9.09 और अंत में आएगी 9.009। अब दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं तीसरे स्थान पर, ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दोस्तों तीसरा हो गया और ये दिया हुआ है बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल लगाते हैं। अगला दोस्तों सवाल है, मलिनी के पास 2 और 5 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 और राशि 105 रुपए है तो 2 और 5 के सिक्कों की संख्या दोस्तों इसमें बतानी है। यहाँ पर दोस्तों 2 के सिक्के अगर मान लिया जाए x, 2 के x और 5 के y हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x + y बराबर 36। ये दोस्तों टोटल सिक्के दिए हुए हैं और 2x + 5y यानी 2 के और 5 के सिक्के हैं। कुल रुपयों की अगर बात की जाए तो 105 रुपये हो जाते हैं। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 को 2 से जब हल करेंगे तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला दोस्तों है, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, गुणन का गठन योग की अवधारणाओं पर हुआ है, बी ऑप्शन में है भाग का गठन व्याकलन की अवधारणाओं पर हुआ है, सी ऑप्शन में पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है और डी ऑप्शन में है भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गणित की अवधारणाओं में सत्य व व्यवहार्थ क्रम है। गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है, भाग का गठन व्याकलन की अवधारणा पर हुआ है, पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर दोस्तों नहीं बताना है। गणित के प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। अध्यापक का केवल सही उत्तर को केंद्रित करना, सी ऑप्शन में है गणित में आमूर्तीकरण करा और मानस दर्शन सम्मिलित है और डी ऑप्शन में है गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अध्यापक का केवल सही उत्तर को केंद्रित करना। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। अध्यापक का केवल सही उत्तर को केंद्रित करना यह दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि गणित का प्रयोग हम व्यवहारिक रूप से करते हैं, विज्ञान और दैनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में करते हैं, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि सभी क्षेत्र में सही उत्तर को केंद्रित ना करके जो उसके अन्य उत्तर होते हैं उनका भी विस्तार करना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। ए ऑप्शन में है भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा में पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन में है प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए। सी ऑप्शन में भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए और डी ऑप्शन में है महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
इसमें दोस्तों सही हो जाएगा भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भिन्न को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप यह हो कि भिन्न अवधारणा को विभिन्न स्थिति से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों में आसानी से समझ विकसित हो सके। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वांछनीय नहीं है। आपके ऑप्शन है, अवधारणाओं की समझ के आकलन का महत्व दिया जाना चाहिए। बी ऑप्शन में है, एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। सी ऑप्शन में है, विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए। और डी ऑप्शन में है, यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय वांछनीय हैं। अवधारणाओं की समझ के आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए। यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।